हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिसमें पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स यानी भौतिकी, और दूसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, और तीसरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। स्टूडेंट, इन तीनों सब्जेक्ट मिला करके इस साइंस में टोटल 100 मार्क्स का होता है, और ये 100 मार्क्स 2 पार्ट में विभाजित होता है, 80 + 20। ये 80 नंबर थ्योरी की परीक्षा होती है और ये 20 नंबर प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है। स्टूडेंट, इस थ्योरी में 2 पार्ट होता है। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ये 40 नंबर सब्जेक्टिव पूछा जाता है, इन तीनों सब्जेक्ट मिलाकर। और इस 80 नंबर में, थ्योरी के 80 नंबर में से इन तीनों सब्जेक्ट से लगभग 27 नंबर का पूछा जाता है सवाल, तीनों से 27 नंबर का। तो इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पढ़ाना यानी रसायन शास्त्र। स्टूडेंट, रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो इससे पहले स्टूडेंट कुछ हम बेसिक चीजें पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में प्रतिदिन प्रति समय कुछ न कुछ परिवर्तित होते देखते हैं। जैसे दूध का दही बनना, कोयले का जलना, भोजन का पचना, जल का वाष्प बनना, ये सभी परिवर्तन हम लोग या तो देखते हैं, कुछ परिवर्तन हम लोग अनुभव करते हैं। ये सब परिवर्तन में आप लोगों ने गौर किया होगा कि कुछ परिवर्तन ऐसा होता है जो कि अस्थायी होता है। जैसे दूध से दही बनना। स्टूडेंट, यदि दूध से दही बन गया तो फिर वह दही दूध नहीं बन सकता। लेकिन इसी के विपरीत लोहा को यदि हम गर्म करें तो वह लाल तप्त हो जाएगा और फिर ठंडा करने पर वह फिर अपने मूल अवस्था में लौट आता है। तो यह परिवर्तन थोड़ा सा क्षणिक होता है। तो इस तरह जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी चेंजिंग हैं, जितने भी चेंजेस हैं, इन सब परिवर्तनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है, ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस, और ये दूसरा भाग है, ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। स्टूडेंट, यह जो भौतिक परिवर्तन है ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब क्षणिक, कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन का कारक हटाने पर वस्तुएं अपने मूल अवस्था में लौट आती हैं। लेकिन ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी हमेशा के लिए चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। भौतिक परिवर्तन में जैसे लोहे का लाल तप्त होना, जल का वाष्प बनना, बल्ब का जलना, बर्फ का पिघलना, चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, ये सभी परिवर्तन अस्थायी होते हैं। जैसे चर्चा करें हम कि बर्फ को यदि हम गर्म करें तो वह जल बन जाता है, और यदि फिर जल को और गर्म करें तो वह वाष्प बन जाता है। फिर यदि वाष्प को पुनः ठंडा करें तो वह जल बन जाता है, और जल को और ठंडा करें यानी फ्रीज में ठंडा करें तो वह पुनः बर्फ बन जाता है।
तो इस तरह यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी परिवर्तन का कारक हटा देने पर वो अपने मूल अवस्था में लौट आता है। लेकिन ये जो रासायनिक परिवर्तन है, जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना, पत्तियों का सूखना, भोजन का पचना, ये सभी परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इनमें जैसे लोहा में जंग लगना, लोहा में यदि जंग लग जाता है तो फिर वह लोहा फिर अपने मूल अवस्था में नहीं लौट पाता है। तो ये सब परिवर्तन अस्थायी होता है, वस्तुएं अपने मूल अवस्था में पुनः नहीं लौट पाता है, तो इस कारण ये सब परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। स्टूडेंट, अब प्रश्न उठता है कि रासायनिक परिवर्तन में आखिर ऐसा क्या होता है कि वस्तुएं हमेशा के लिए चेंज हो जाती हैं। तो इसका कारण है कि इन परिवर्तनों में कोई न कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और यही प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं ये रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। स्टूडेंट, एक बार थोड़ा सा इसको मिटा लें। रासायनिक अभिक्रियाएं यानी जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चूना पत्थर भी कहते हैं। चूना पत्थर, चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो यह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये पदार्थ अकेले भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एक दूसरा, जैसे अगर हम पोटासियम क्लोरेट को गर्म करें तो यह टूटकर पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनाता है। स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दें तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, और ये सभी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना है इनका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम अकेले गर्म करें तो यह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसी तरह यदि पोटासियम क्लोरेट को गर्म करें तो यह टूटकर पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। उसी तरह तीसरा, यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि गर्म करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रख दें तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। उसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर जल बनाता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर एक या अधिक भिन्न गुण वाले
नए पदार्थ का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और ये रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, ये सभी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं। ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने ये जो नए पदार्थ हैं ये प्रतिफल कहलाते हैं। प्रतिफल, प्रतिफल यानी उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम के रिबन को यदि हम ऑक्सीजन में जलाएं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं तो यह कहलाएगा अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ यह कहलाते हैं उत्पाद या इसी को कहते हैं प्रतिफल। फिर से एक बार, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। और प्रतिफल यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। जैसे इसमें अभिकारक ये हो गया और प्रतिफल ये। एक दूसरा एग्जांपल, जैसे कार्बन को यदि हम जलाएं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें ये दोनों अभिकारक कहलाएगा और ये उत्पाद। एक और एग्जांपल लें, जैसे यदि हम जिंक के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में डालें तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। इसमें ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं और ये दोनों उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद यानी प्रतिफल। इस तरह स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रियाएं और अभिकारक तथा प्रतिफल को देखा। अब समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की कौन कौन सी विशेषता है। थोड़ा सा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। स्टूडेंट अब समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है। तो ये देखते हैं। पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। स्टूडेंट ये रासायनिक अभिक्रिया में ये सबसे पहले अभिकारक के अणु टूटते हैं और यह परमाणुओं में टूटकर पुनर्संगठित होकर नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो यह टूटता है और टूट करके कैल्शियम ऑक्सीजन से जुड़ करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और फिर कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पोटासियम क्लोरेट को यदि गर्म करते हैं तो इसमें पहले पोटासियम क्लोरेट के अणु परमाणुओं में टूटते हैं और टूट करके कैल्शियम क्लोरीन से संयोग कर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और फिर ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इस तरह ये थी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में सर्वप्रथम अभिकारक के अणु परमाणुओं में टूटते हैं और फिर वही परमाणु पुनर्संगठित होकर नया पदार्थ बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट अगला देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया में कई प्रकार की विशेषता हो सकती है, जैसे गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। इस तरह का विशेषता रासायनिक अभिक्रिया में हो सकती है। जैसे पहली विशेषता है गैस की उत्पत्ति। स्टूडेंट यदि हम दानेदार जस्ता की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएं तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनता है और यह हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हो। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें हम कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इस तरह रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा अवक्षेप का बनना। कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाएं तो सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोरीन से जुड़ करके सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होगा। साथ ही सोडियम नाइट्रेट से जुड़ करके बनाएगा सोडियम नाइट्रेट। इस तरह कई रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की प्राप्ति होती है। साथ ही तीसरा है ताप में परिवर्तन। स्टूडेंट आपने कभी चूना में पानी डाला होगा तो देखा होगा कि वह खुद ब खुद खदकने लगता है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में कई बार पदार्थ के टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाता है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कई प्रकार की अभिक्रिया में टेम्परेचर घट जाता है। अगला है रंग में परिवर्तन। कई प्रकार के फसलों में जब अचानक बारिश हो जाती है तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसका रंग थोड़ा सा पीला हो जाता है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन। स्टूडेंट मोमबत्ती को जलाने पर उसका कुछ भाग पिघल करके द्रव बनता है और उसका कुछ भाग जल करके वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये थी रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं। अगले वीडियो में हम रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे और समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे। स्टूडेंट हमने केमिस्ट्री पढ़ाने के दरमियान यही अनुभव किया कि विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये फॉर्मूला में होती है। ये फॉर्मूला कब H2O हो जाता है, कब Al2O3 हो जाता है, ये पता नहीं चल पाता है। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए फॉर्मूला का बने, ताकि फॉर्मूला में प्रॉब्लम ना हो।
केमिस्ट्री में फॉर्मूला बहुत जरूरी है। बिना फॉर्मूला का आप समीकरण ना तो बना पाइएगा, ना ही समीकरण बैलेंस कर पाइएगा। धन्यवाद।